नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा का बेहतरीन सेट। इसका 50 प्रश्न को हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों को रिलेट करके उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे को क्लियर करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की बात आई तो कुछ प्रमुख योजना हम लोग देख लेते हैं। तो सबल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। गृह आधार योजना ये शुरू किया है गोवा सरकार ने। किसने किया है? गोवा सरकार ने। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये शुरू किया गया है एमपी यानी मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये शुरू किया है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना ये शुरू किया गया है दक्षिणी रेलवे के द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना। अच्छा, स्वागत पहल ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। और इसरो के द्वारा शुरू किया गया है कि VVI कार्यक्रम है वह स्टार्ट कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? स्टार्ट कार्यक्रम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो किस वर्ष इसका योजना बना है, तो ये बना है 2026 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो है अमेरिका ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना 2026 तक बनाई। अच्छा, इसरो का कुछ आगामी जो है हम लोग मिशन जान लेते हैं। गगनयान 3 ये लॉन्च करने का जो है वर्ष जो रख रखा है वह है 2024 तक। कब? 2024 तक। शुक्रयान फर्स्ट ये भी 2024 तक। फिर मंगलयान 2 इसका लक्ष्य रखा है 2024 तक। और निसार पृथ्वी की निगरानी के हेतु नासा और इसरो संयुक्त मिशन है और इसका लक्ष्य रखा गया है लॉन्च करने का 2024 तक। चलिए बढ़ते आगे। हाल ही में योवरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए हैं युगांडा के। कहाँ के? युगांडा के पुनः जो ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ प्रमुख हम लोग देख लेते हैं राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में। बांग्लादेश के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वह कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के अभी नवीनतम जो है राष्ट्रपति बने। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। वहीं नेपाल के अभी राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पोडोल। कौन बने हैं? रामचंद्र पोडोल। वहीं इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरगोज। कौन बने हैं? इसाक हरगोज बने। और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स तृतीय और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? तो वैक्सीन मैत्री इसका शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा मैत्री पहल की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न शोभा मंडल हाल ही में किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त की गई है? तो शोभा मंडल सेल के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अध्यक्ष जो है
कौन बने हैं? शोभा मंडल बने हैं। प्रश्न है, शोभा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी की अध्यक्ष नियुक्त की गई? तो ये पहले 1 जनवरी 2021 को नियुक्त हुई थी सेल का। तो इसका आंसर जिसमें क्वेश्चन बना था सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान में सेल का जो अध्यक्ष है वह है अमरेंदु प्रकाश। याद रखें कौन है? अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। तो वर्तमान में सेल के अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। कुछ महारत्न कंपनियां जैसे एनटीपीसी के जो अभी अध्यक्ष है वह है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है। ओएनजीसी के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह है। वहीं बात करें आईओसीएल, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। वहीं बात करें गेल, इसके जो अध्यक्ष है वह है संदीप के गुप्ता। कौन है? संदीप के गुप्ता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर था? तो भारत था 86वें स्थान पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2020 में भारत था 86वें स्थान पे, जबकि 2021 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 50वें स्थान पे था। किस स्थान पे? 50वें स्थान पे। सूचकांक की बात आई तो कुछ प्रमुख सूचकांक 2023 का हम लोग देख लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2023 में भारत 67वें स्थान पे रहा। प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो स्वीडन जो है फर्स्ट स्थान पे रहा। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। शांति सूचकांक 2023 में भारत रहा है 126वें स्थान पे और प्रथम स्थान पे रहा है आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, इसमें जो है भारत 127वें स्थान पे रहा। कौन से स्थान पे? 27वें स्थान पे रहा। और आइसलैंड जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा। आइसलैंड प्रथम स्थान पे। सतत विकास रिपोर्ट 2023, इसमें जो है भारत 112वें स्थान पे रहा और टॉप पे रहा है फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड जो है टॉप पे रहा। वहीं बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें टॉप पे रहा नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक टॉप में नॉर्वे और भारत 161वें स्थान पे रहा। जबकि 22 में भारत 150वें स्थान पे था और 23 में 161वें स्थान पे चला गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई, जिसे नाम दिया गया है। तो इसे क्या नाम दिया गया? नाम दिया गया रक्षिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम दिया गया है? रक्षिता इसका नाम दिया गया और इसे विकसित किया है यही डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो 2021 में ये डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास 21 संपन्न हुआ था भारत और फ्रांस के बीच राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास देख लेते हैं। 30वां सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2023 यह किसके बीच होता है? तो सिम्बैक्स युद्धाभ्यास जो है यह भारत और सिंगापुर के बीच होता है। भारत, इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है और ये हुआ था 23वां में सिंगापुर में। वहीं वरुण जो युद्धाभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच होता है वरुण युद्धाभ्यास। वहीं जिमैक्स युद्धाभ्यास 2023 जिमैक्स यह भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच, और ये अभी विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। वहीं बात करें सुदर्शन शक्ति, यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा हुआ। ये हुआ था राजस्थान और पंजाब में। वहीं बात करें ऑपरेशन कोबरा वॉरियर्स 2023, यह बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वायुसेना के बहुपक्षीय जो है युद्धाभ्यास है कोबरा वॉरियर, हुआ कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 21 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 21 में जो आयोजित किया गया है
वह किया गया ब्रुनेई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई में। अच्छा, आसियान की बात आई तो आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया था? तो 2020-21 के अनुसार जो है यह अनुमान था -7.7%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान जीडीपी विकास दर का अनुमान था 8 से लेकर 8.5% तक। जबकि वर्तमान में जो चालू वित्तीय वर्ष है 23-24, इसमें जीडीपी का विकास दर कितना आधार रखा गया है? तो 6.5%। याद रखेंगे 6.5%। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय बजट 21-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% बढ़ाकर कितने प्रतिशत रखने का प्रस्ताव रखा गया? तो रखा गया था 74%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बजट की बात आई तो बजट अनुमान हम लोग जान लेते हैं 23-24 का। कुल व्यय का अनुमान रखा गया है 45.03 लाख करोड़ रुपए। वहीं राजस्व घाटा जो है वह जीडीपी का 3.8% का अनुमान रखा गया है। जबकि राजकोषीय घाटा की बात करें, राजकोषीय घाटा 23-24 में इसका जीडीपी का कितना रखा गया? जीडीपी का रखा गया है 5.9%। 5.9%। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें जो है जल जीवन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटन किया गया? तो जल जीवन मिशन के तहत कितना करोड़? तो 70,000 करोड़ रुपए रखने का अनुमान रखा गया है। 70,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए। 79,590 करोड़ रुपए। जबकि पीएम किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए। कितना दिया गया? 60,000 करोड़ रुपए। और मनरेगा के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़ रुपए। 12,192 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं आगे। माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 20 में इन 3 लोगों को किसके लिए जो है ये पुरस्कार मिला है? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 2023 के नोबेल पुरस्कार हम लोग समझ लेते हैं। 2023 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में किसे किसे मिला है? तो कैटलिन केरिको और ड्रू बीसमैन को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया। वहीं फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह दिया गया है पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रोज और एनी एल हुलियर, ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। जबकि केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में मोगी बोबेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, ये जो है 3 व्यक्ति को रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को मिला है। किसे मिला है? जॉन फांसे को मिला है। जॉन फांसे। और शांति का नोबेल पुरस्कार यह किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां यानी 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है 2020 में यह किस फिल्म को मिला है? तो 2020 में मिला था पैरासाइट्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे मिला है? पैरासाइट्स को मिला है। तो चलिए हम लोग 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार है उसे जान लेते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 कब हुआ? 2023 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यह मिला है किस फिल्म को? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, इस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। जबकि बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता का पुरस्कार यह किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को। किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस का पुरस्कार
एक्ट्रेस का पुरस्कार, यह किसे मिला है? तो यह मिला है मिशेल योह को। मिशेल योह को मिला है, मिशेल योह को मिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया था? तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था कहाँ? बीजिंग में। इसका शुभंकर था बिग ड्वेन ड्वेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग ड्वेन ड्वेन। एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए है, यह जो है इसे ही जो है शुभंकर चुना गया था। अभी हाल ही में जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संपन्न हुआ है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है इसका आयोजन किया गया था। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक चला था। उद्घाटन समारोह का जो स्थल था वह था अलेक्जेंडर स्टेडियम। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। इसमें कुल 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था 20 खेलों के लिए। भारतीय एथलीट की संख्या थी 213, अभी तक का सबसे बड़ा 213। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में थे अचंत शरद कमल और निकहत जरीन। चलिए इसमें जो है भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कुल 61 पद जो है प्राप्त हुए थे। 22 गोल्ड मेडल, 16 जो है रजत पदक और 23 जो है कांस्य पदक मिला था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2019 का 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वह मिला था अकिथम अच्युतन नंबूदरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह किसे मिला है? तो यह मिला है किसे? कोरबी रछंद, बांग्लादेश के हैं, सबके लिए शिक्षा चैंपियन। वहीं यूजेनियो लेमोस तिमोर तेस्ले के हैं, खाद्य संप्रदा दूरदर्शी के लिए। वहीं फिलीपींस के मरियम कोरोनेल फेरर, शांति में अग्रणी महिलाओं के लिए। और डॉक्टर अनी कन्नन आर, भारत के हैं, इन्हें समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए हीरो के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अच्छा 2022 का जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह जो है गणित के क्षेत्र में किसे मिला था? तो अपूर्वा खरे और नीरज क्याल को। अपूर्वा खरे और नीरज क्याल को। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 2020 का पूछा जा रहा है। तो यह खिताब जीता था डोमिनिक थिएम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सारे जो है ग्रैंड स्लैम हम लोग समझ लेते हैं 2023 का। किसका? 2023 का सारे ग्रैंड स्लैम समझते हैं। सबसे पहले जो होता है वह होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस का जो खिताब जीता है वह जीता है नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। और महिलाओं का फीमेल कैटेगरी में यह पुरस्कार जीता है एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और एरिना सबलेंका बेलारूस के हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। और महिलाओं का जो पुरस्कार जीता है वह जीता है ईगा स्वियाटेक। और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया। विंबलडन 2023 का पुरुष विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। महिलाओं का यह पुरस्कार जीता है मार्केटा बांड्रेसोवा जो चेक गणराज्य की है। और अब यूएस ओपन का पुरुष जीता है नोवाक जोकोविच ने। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। और महिलाओं का स्पर्धा का यह पुरस्कार जीता है कोको गफ जो अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इससे एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो 2023 में पुरुष हॉकी का विश्व कप है, यह उड़ीसा में किया गया भारत के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। इसके विजेता और उपविजेता क्वेश्चन बनेंगे ही। तो इसका विजेता जो है वह था जर्मनी।
जर्मनी ने यह खिताब जीता है पुरुष हॉकी 2023 का विश्व कप का। हराया किसे है? तो हराया है बेल्जियम को। किसे हराया? बेल्जियम को हराया। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, FIH प्रो लीग जो हुआ है नीदरलैंड में, इसका विजेता बना है भारत। कौन बना है? भारत बना है अर्जेंटीना को हराकर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल, इनका संबंध है हॉकी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे भारतीय हॉकी की रानी भी कहलाती है। 2010 में आयोजित विश्व कप में भाग लेने वाले हॉकी टीम की यह सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी। यह भारत महिला हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कप्तान है। इसी के नेतृत्व में 2020 में राजीव गांधी इनके अच्छी खेल प्रदर्शनी को देखते हुए 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार इन्हें मिला था। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया? तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह कई स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में किया जा रहा है जो कभी जेल में बंद हुआ करते थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 यह पारित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तन करने की सजा हो जाएगी जो है 10 वर्ष, और कम से कम जो है जुर्माना लगाया जाएगा 50,000 का। 50,000 का जो है कम से कम जुर्माना और 10 वर्ष का जेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरीज किस अभिनेत्री या अभिनेता की कृति है? तो यह किसकी कृति है? तो यह प्रियंका चोपड़ा का कृति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यह लिखा गया है। कुछ प्रमुख जो है हम लोग नवीनतम पुस्तक को समझ लेते हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है कृष्णा द सेवंथ सेंस। इसके लेखक है देवाशीष चटर्जी। कौन है? देवाशीष चटर्जी इसके लेखक हैं। वहीं एक पुस्तक आई है आज़ादी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। वहीं एक पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता। ए गोल्डन ईयर्स इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड जो है इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। वहीं एक पुस्तक आई है गांधी, रियासत और कम्युनिज्म। इसके लेखक है पियुल बाबुले। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जाएगा? तो देश का पहला मॉस गार्डन यह विकसित कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड के नैनीताल में विकसित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के नैनीताल के खुरपा ताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया। मॉस एक प्रकार की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देता है। इसमें जो है बहुत औषधीय गुण होते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया? तो अपनी तरह का सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटी ट्रेन का शुभारंभ केरल में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया? केरल में किया। केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री जो पिनरई विजयन के द्वारा इसका उद्घाटन किया। इसमें 3 बोगियाँ हैं। कितनी? 3 बोगियाँ। एक समय में इसमें 45 लोग यात्रा कर सकते हैं और कुल जो दूरी तय करेगा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस का थीम या विषय के साथ मनाया गया। तो विश्व मानवाधिकार यह जो है किस विषय के साथ मनाया गया था? तो रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है विश्व मानवाधिकार यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को यह मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न
वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हम लोग जानते हैं वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, जिसमें क्वेश्चन बना था उसमें तो ये 2 आदमी थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। वर्तमान में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वह है तेजस्वी यादव। कौन है? तेजस्वी यादव जो है वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हम लोग जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। इसका काल पूछा जाता है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो काल निर्धारण किया गया था उसका सबसे उपयुक्त काल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से BC से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व जो है इसका जो है सर्वाधिक प्रमाणयुक्त जो है काल माना जाता है। वहीं बात करें हड़प्पा की, तो इसका जो है इसका सीमा पूछ लिया जाता है, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक था? तो उत्तर में था मांदा तक। कहाँ था? मांदा। उत्तर में मांदा तक था। वहीं बात करें इसका विस्तार दक्षिण में कहाँ तक था? तो दक्षिण में था दायमाबाद, महाराष्ट्र में है दायमाबाद। पूरब में इसका विस्तार था आलमगीरपुर। कहाँ तक था? आलमगीरपुर तक था। और वहीं बात करें पश्चिम में तो सुटका गेडोर तक इसका जो पाकिस्तान में उसमें था, तो ये सुटका गेडोर तक इसका जो है विस्तार था। इसका जो समूचा क्षेत्र था उसका आकार था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा यह किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और इसका खोज दयाराम सहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। सुटकुडा गेडोर इसका जो है उत्खननकर्ता कौन थे? तो ऑरेल स्टाइन थे और इसका जो उत्खनन किया था 1927 ईस्वी किया था। वहीं बात करें लोथल, तो लोथल इसका खोज किया था रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था, जो भोगवा नदी के किनारे है अहमदाबाद गुजरात में। वहीं बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा के खोज उत्खनन करता थे BK थापर और ब्रिजवासी लाल। 1953 ईस्वी में किया था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह किसे समर्पित है? तो वह समर्पित है सोमदेव को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। किसे समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। अच्छा, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह कितने मंडल में, किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में उल्लेख है गायत्री मंडल का। 7वां जो मंडल है वह किसे समर्पित है? तो वह वरुण देवता को समर्पित है। किसे? वरुण देवता को समर्पित है। वहीं बात करें तो जो 9वां मंडल है सोम का चर्चा जिसमें है उसमें कितने सूक्त हैं? तो 9वें मंडल में 144 सूक्त हैं। 10वां मंडल जो बाद में जो है बाद का है मंडल है वह उसमें पुरुष सूक्त में चारों वर्ण जो पुरोहित, राजन्य, वैश्य और क्षुद्र उसका वर्णन किया गया है। वहीं बात करें सामवेद, तो सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वयु कहा जाता है। और अर्थवेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो अर्थवेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन की गया था, यानी द्वितीय जो जैन संगीति हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुजरात के वल्लवी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। कहाँ किया गया था? गुजरात के वल्लवी में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा जो जैन संगीति हुआ था वह हुआ कब था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति जिसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में, उसमें शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म का बात आया तो हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। वहीं द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। तृतीय थे संभवनाथ। चौथे थे अभिनंदन और 23वें थे पार्श्वनाथ
24वें थे महावीर। कौन थे? महावीर। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बढ़ते हैं आगे। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रेणी का मतलब होता है सेना रखने वाला। बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। इन्होंने विजय और विस्तार की नीति प्रारंभ किया था और इन्होंने 3 विवाह किए थे। प्रथम जो पत्नी थी उनका नाम था महाकोशला, द्वितीय का नाम था चेलना और तीसरे का नाम था क्षेमा। कौन था? क्षेमा था। बिंबिसार के अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके जो है मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडप्रोत से युद्ध किया किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तब बिंबिसार ने एक उनका राजवैद्य था जीवक, उसे जो है उज्जैन भेजा था उसके इलाज के लिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को जो है किस उपनाम से जाना जाता है? तो कुनिक। किसके नाम से? कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। उसने कौशल और वैशाली को पराजित किया था। कौशल और वैशाली को पराजित किया। इसी अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है सहस्त्र सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका रचना किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागार्जुन ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते। कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हम लोग देख लेते हैं, उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा का लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। वहीं बात करें हर्षचरित, तो हर्षचरित के हम लोग जानते हैं इसके लेखक है वान भट्ट। कौन है? वान भट्ट। वहीं बात करें अमरकोश, अमरकोश इसके लेखक कौन है? तो अमर सिंह जो है इसके लेखक है। ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज इसके लेखक हैं सोमदेव। कौन है? सोमदेव। वहीं काव्य दर्शन, काव्य दर्शन इसके लेखक कौन है? दंडी जो है इसके लेखक है। कौन है? दंडी इसके लेखक है। वहीं बात करें गीत गोविंद, जयदेव, नीति सागर, नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। कौन है? कामंदक जो है इसके लेखक है। वहीं नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत। कौन है? भरत है। वहीं बात करें अश्रुत संहिता इसके लेखक है सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाइबोस जैसी प्रथाएं शुरू किया था? तो सिजदा और पाइबोस नामक प्रथा ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बलबन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? बलबन ने किया था। अच्छा, ये किस वंश के शासक थे? तो ये जो है गुलाम वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश की बात करें तो प्रश्न है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध यह लड़ा गया था 15 मई 1555 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 मई 1555 ईस्वी को यह लड़ा गया था। यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध सिकंदर लोदी के सरदार नसीब खां, तातर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है हुमायूं का क्या हुआ था? विजय हुआ था। वहीं बात करें सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध यह 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया था। सिकंदर सूर को पराजित किया। उसके बाद 23 जुलाई 1555 को पुनः हुमायूं जो है शासक बना था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध को हम लोग देख लेते हैं। कलिंजर अभियान हुमायूं ने कब किया था? कलिंजर अभियान किया था 1531 ईस्वी में। कलिंजर के शासक उसमें थे प्रताप रुद्रदेव, जिसमें हुमायूं जो है हार गया था, सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को। 26 जून 1539 ईस्वी को। उसके बाद हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। इसमें यह शेरशाह सूरी से जो है हार जाता है, शेरशाह सूरी से हार जाता है और जो है
सिंध चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है। यह 40 से लेकर 55 यानी 15 साल तक जो है निष्कासित रहा था। पुनः 55 में जो है यह सरहिंद का युद्ध में विजयी होता है, उसके बाद शासक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद का जो प्रथम संधि हुआ था वह किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय, नमूजुद्दौला और क्लाइव के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक तरह से क्लाइव और शाह आलम के बीच हुआ था। हुआ कब था? 12 अगस्त। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था। वहीं बात करें इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि हुआ था, द्वितीय संधि यह हुआ था 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव और नवाब था सिराजुद्दौला का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। कौन कर रहा था? मीर जाफर। इसमें प्लासी के युद्ध के समय क्वेश्चन आता है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव के समय या लॉर्ड क्लाइव के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल में जो है द्वैत शासन की नींव क्लाइव के द्वारा रखी गई थी। कब? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को। किसे माना जाता है? लियो कार्टिस को जो है द्वैत शासन का जनक माना जाता है। लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? तो पहली बार हासिल किया था 1632 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जो है प्राप्त किया था। इसके अंतर्गत 500 पेगोडा वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाह से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान भी जारी किया गया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा शासक था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा शासक कौन सा था? तो दूसरा शासक था मैसूर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है। किसे? लॉर्ड वेलेजली को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य था वह सबसे पहला राज्य था हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। किसने? हैदराबाद ने। और दूसरा 99 में मैसूर ने किया था। किसने किया था? मैसूर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, इंडिया लीग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इंडिया लीग, इसकी स्थापना क्या? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 ईस्वी में कोलकाता में इसका स्थापना किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया था मैडम वॉलस्की तथा कर्नल हेनरी अलकॉट के द्वारा। वहीं भारत में इसका मुख्यालय जो है 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार में बनाया गया था। कुछ प्रमुख जो है संगठन हम लोग जान लेते हैं। बात करें इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था। 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था।
वहीं बात करें मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी अय्यर और चार्लू जी ने किया था। वहीं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था। जबकि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना किसने किया था? तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने 1851 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग बताइए, द हिंदू इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वी राघवाचारी। कौन थे? वी राघवाचारी थे। वहीं बात करें बंग दर्शन इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वहीं बात करें गदर इसके लेखक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल इसके लेखक थे। वहीं न्यू इंडिया इसके लेखक थे एनी बेसेंट। वहीं बात करें हिंद केसरी इसके लेखक कौन थे? गंगा प्रसाद गुप्त। सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री। वहीं केसरी और मराठा इसके लेखक कौन थे? तिलक जी थे। वहीं बात करें इंडियन मिरर इसके लेखक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। वहीं सत्य प्रकाश इसके लेखक थे कृष्णदास सबूल। वहीं बम्बई दर्शन के बाल शास्त्री जाम्बेकर। वहीं बंगाल गजट का जेएम हिक्की, दिग्दर्शन का मॉर्समैन और रक्त गुप्तार इसके लेखक थे दादा भाई नेरोजी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र रेखा से लगती है? तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वह है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी। ये 4 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ये इसकी जो सीमा है समुद्र तट से लगती है। पढ़ते हैं। प्रश्न, बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में ही है जो है बारालाचा दर्रा और सीप किला दर्रा। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा जो लद्दाख और काराकोरम दर्रा जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो सतपुरा पर्वत श्रेणी इसका सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा धूपगढ़ी या धूपगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 350 मीटर। कितना है? 350 मीटर। श्रेणी का 350 नहीं 1350 कर लिए। कितना है? 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वहीं आप लोग बताएं पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। वहीं बात करें नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी वह कौन सा है? तो वह है डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। बढ़ते हैं आगे। जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है चंबल नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर ही गांधी सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना है। वहीं नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर बांध। महानदी पर है हीराकिन परियोजना। सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद यह जो है किस नदी का सहायक नदी है? तो यह जो है सोन का सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन। यह गंगा का सहायक नदी है। यमुना यह भी गंगा का सहायक नदी है। चंबल यह यमुना का सहायक नदी है। चंबल यह यमुना का सहायक नदी है। बात करें सोन का तो जोहिला, गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयन यह सारी जो है सोन की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील यह मेघालय में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेघालय का एक प्रमुख झील है उमियम झील। कुछ प्रमुख झील हम लोग देख लेते हैं। लोकटक झील यह कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। केरल में जो झील है वह है वेबनाड झील और पेरियार। वेबनाड झील और पेरियार झील। राजस्थान में एक झील है राजसंमत झील। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे एक झील है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मृदा है? तो सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने मिट्टी या मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। यह जो है 43.40% भूभाग पर फैला हुआ। उसके बाद लाल मिट्टी यह 18.60 भूभाग पर इतना प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ। उसके बाद काली मिट्टी यह 15.20% भूभाग पर फैला हुआ। जलोढ़ मिट्टी यह मिट्टी नदियों द्वारा अपवर्तित पदार्थों से निर्मित होता है। बाढ़ के मैदान की काप को स्थानीय रूप में खादर कहा जाता है और पुरानी जो मिट्टी होती है उसे बांगड़ कहा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसमें जो अधिकता होती है पोटास और कैल्शियम का, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसका प्रमुख फसल हो गया धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, ये सारे इसके प्रमुख फसल हैं। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी को ही निच्छालित मिट्टी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी यह मिट्टी मेघालय, पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। इसमें इसकी उर्वरकता कम होती है। इसमें जो है इसके प्रमुख फसल चाय और काजू है। बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न है रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो रबड़ और सिनकोना यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आबनूस, मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना और बांस ये किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं? या किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये हम लोगों ने एडुटेरिया की तरफ से 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट देखा, जिसमें लगभग 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बाकी 30 जो है इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री से प्रश्न थे। तो सारे प्रश्न को अच्छे से देखिए। आप लोग कोशिश कीजिए जो भी सेट बनाए तो एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितना आपको जानकारी है सारे नोट करने का कोशिश करें। उसके अलावा जो जानकारी नहीं है उसे आप लोग NCERT बुक से लिखने का कोशिश करें। रोज़ आप 100 प्रश्न ही पढ़ें, लेकिन उसे इतना विस्तार से पढ़ें कि उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न मेरा नहीं छूटे। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।